हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो इसका पहचान हम लिखेंगे यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानते हैं। इसकी पहचान होती है, इस वाक्य के अंत में इस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि शब्द पाए जाते हैं। इसका पहचान नंबर फर्स्ट था। इसकी दूसरी पहचान होती है, इसमें मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसमें गणित विज्ञान का नियम तात्कालिक घटना भौगोलिक संरचना लोकोक्तियाँ तथा मुहावरों का अनुवाद किया जाता है। तथा मुहावरों का अनुवाद किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि शब्द पाया जाता है। और इसमें मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम गणित विज्ञान का नियम, तात्कालिक घटना, भौगोलिक संरचना, लोकोक्तियाँ तथा मुहावरों का भी अनुवाद इस टेंस में हम लोग करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस, इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फॉर प्लूरल नंबर। सेकेंड होता है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंगुलर नंबर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में होता है मतलब बहुवचन का होता है, और सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर नंबर का होगा मतलब एक वचन का होगा, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जो वर्ब होगा उसका फिफ्थ फॉर्म लिखा जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट इसका लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल सच एज तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो। तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे और सब्जेक्ट के नंबर को पहचानेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ये सेंटेंस लिखा है कि तुम घर जाते हो, घर कौन जाता है? तुम। सब्जेक्ट
क्रिया में कौन से प्रेस करने के बाद हमारा सब्जेक्ट निकलेगा और सब्जेक्ट में क्या से प्रेस करने के बाद हमारी क्रिया निकल जाती है, मतलब वर्ब निकल जाता है। तुम क्या करते हो, जाते हो, जाना हमारा वर्ब हो जाएगा। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो वर्ड बचता है या जो सेंटेंस का पार्ट बचेगा उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम पहचानेंगे कि सब्जेक्ट ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट और सिंगुलर, सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल पहचानना बहुत आसान है। अगर सब्जेक्ट में क्रिया के लास्ट में अगर एक ही मात्रा लिखा होगा, यहाँ पे अगर एक ही मात्रा होगा तो ये सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का होता है। तो ये सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है, तो इसके लिए पहला रूल लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मतलब तुम का मतलब यहाँ पे होता है यू। फिर लिखा है यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जानना होता है गो का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, उसके लिए लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रीपोजिशन टू, और घर के लिए लिखेंगे स्पेलिंग उसकी हाउस। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। राम एक पत्र लिखता है। इस क्रिया के लास्ट में आ की मात्रा लिखा है। जिस क्रिया के लास्ट में आ की मात्रा होगा उसका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा और उसका जो जेंडर होता है मेल होता है। तो यहाँ पे राम इसका सब्जेक्ट है। एक पत्र कौन लिखता है? राम, ये सब्जेक्ट हो गया। राम क्या करता है? लिखता है, ये इसका वर्ब हो गया। बाकी जो बीच का हिस्सा बचेगा उसको हम उसका ऑब्जेक्ट बोलेंगे, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्रिया के लास्ट में आ की मात्रा है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो राम के लिए हम लिखेंगे राम। एक क्रिया सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का होता है तो जो वर्ब होता है वर्ब का V⁵ लिखा जाता है। वर्ब का V⁵ मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद उसमें हम यस या यस ऐड कर देते हैं। तो लिखना होता है राइट, WRITE, इसमें यस लगा देंगे तो हो जाएगा V⁵, राइट्स। राम राइट्स, पत्र के लिखा जाएगा और लेटर। एक इसका एग्जांपल और देखते हैं। सीता खाना बनाती है। सीता खाना बनाती है, इस सेंटेंस में क्रिया के लास्ट में ई की मात्रा लिखा है। तो जिस क्रिया के लास्ट में ई की मात्रा होगी उसका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सीता। खाना कौन बनाता है? कौन से प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आएगा सीता। सीता क्या करती है? बनाती है। बनाना हो जाएगा इसका क्रिया मतलब वर्ब। जो शेष वर्ड बचेगा उसको हम उसका बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो सीता के लिए लिखेंगे सीता। खाना बनाने के लिए कुक लिखा जाता है, COOK, इसमें से लगा देंगे तो इसका V⁵ हो जाएगा कुक्स। सीता कुक्स, और खाने की स्पेलिंग होती है फूड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नियम समझ में आया होगा। इसमें हम इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हमने 2 रूल पढ़ा कि अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर का होता है तो सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होता है तो सब्जेक्ट लिखेंगे तो वर्ब का 5th फॉर्म लिखा जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। सिंगुलर नंबर को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि क्रिया के लास्ट में हमको एक ही मात्रा देखनी पड़ती है। अगर हिंदी सेंटेंस में क्रिया के लास्ट में अगर एक ही मात्रा लिखा होगा तो वो सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का होता है, और क्रिया के लास्ट में अगर आ की मात्रा और ई की मात्रा लिखा होता है तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। आ की मात्रा होने पे सब्जेक्ट का जो जेंडर होता है वह मेल होता है, और ई की मात्रा होने पे सब्जेक्ट का जो जेंडर होता है वह फीमेल होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगला पार्ट हम लोग देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ई नहीं के लिए होता है। नहीं के लिए मतलब अगर हिंदी सेंटेंस के बीच में अगर कहीं नहीं लिखा होगा तो उसके लिए हम ई रूल लगाएंगे। ई रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमको डज नॉट लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। और
अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब डू नॉट लिखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल सच एज ये लिखा है सेंटेंस कि तुम खाना नहीं खाते हो। अब सब्जेक्ट को पहचानना है हमको, सब्जेक्ट पहचानेंगे, उसके बाद वर्ब पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। सब्जेक्ट पहचानने का सबसे आसान तरीका कि जो वर्ब होता है उसमें हम कौन से प्रेस करते हैं, खाना कौन नहीं खाता है, तो रिजल्ट मिलेगा हमको तुम, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें हम सब्जेक्ट में क्या प्रेस करेंगे, तुम क्या नहीं करते हो, तो खाते हो, ये खाना हमारा हो जाएगा वर्ब। जो बचेगा उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। अब इसको पहचानना कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर का है कि प्लूरल नंबर का है, इसको पहचानना आसान है। सबसे पहले हम क्रिया का मात्रा देखते हैं। अगर क्रिया के लास्ट में अगर एक ही मात्रा होता है तो सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का होता है। तो ये क्रिया के लास्ट में एक ही मात्रा लिखी है, ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का होगा। तो तुम का मतलब हम एस के जगह पे लिखेंगे, तुम का मतलब होता है यू। ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे डू नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाना होता है ईट, मतलब ईट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ईट, और ये खाना चावल दाल रोटी सब्जी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फूड, लास्ट में फुल स्टॉप। एक एग्जांपल इसका और लेते हैं। जैसे हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये सेंटेंस लिखा है कि हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। मैदान में क्रिकेट कौन नहीं खेलता है, रिजल्ट मिलेगा हमको हम, तो ये हम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। हम क्या नहीं करते हैं, खेलते हैं, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के बाकी जो वर्ड होगा बीच में उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। वर्ब के लास्ट में एक ही मात्रा लिखा है, तो वर्ब के लास्ट में एक ही मात्रा होगा तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर का होगा। जब प्लूरल नंबर का होगा तो इस हम का मतलब यस के जगह पे लिखेंगे। हम को हम बोलते हैं वी, हमको बोला जाता है वी। प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो खेलना होता है प्ले, प्ले का भी पावर 1 लिखा जाता है प्ले। वर्ब लिखने के बाद हम जब ऑब्जेक्ट लिखने की बारी आती है ऑब्जेक्ट लिखने की बारी आती है तो क्रिया से उल्टे से मीनिंग करते हुए हम सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। तो उल्टे से मीनिंग करते हुए आएंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा क्रिकेट। क्रिकेट के लिए लिखेंगे हम लोग क्रिकेट में का मतलब होता है इन, फील्ड का मतलब होता है मैदान, इसको लिखेंगे द फील्ड, FIELD फुल स्टॉप। ये प्लूरल का 2 एग्जाम्पल हमने समझाया आपको, हमें उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब इसका हम सिंगुलर का एग्जाम्पल समझाते हैं, जिसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब डज नॉट लगाते हैं। डज नॉट वाले का एग्जाम्पल हम देते हैं, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राम मेरे साथ आगरा नहीं जाता है। ये सेंटेंस लिखा है कि राम मेरे साथ आगरा नहीं जाता है। कौन नहीं जाता है, सब्जेक्ट मिलेगा हमको राम। राम क्या नहीं करता है, जाता है, ये हो जाएगा इसका वर्ब। अब बाकी वाला जो पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे इसका ऑब्जेक्ट है। क्रिया के लास्ट में आ की मात्रा, क्रिया के लास्ट में आ की मात्रा होगा तो भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। क्रिया के लास्ट में ई की मात्रा होती है तो भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। बशर्ते फ़र्क का होता है इसमें, आ की मात्रा होने पे जो सब्जेक्ट होता है उसका जेंडर मैस्कुलिन जेंडर होता है, और ई की मात्रा होने पे जो हमारा जेंडर होता है वो फेमिनिन जेंडर होता है। तो यहाँ पे आ की मात्रा लिखा है, मतलब राम मैस्कुलिन जेंडर का सब्जेक्ट होगा। तो राम को हम लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह पे, राम को रामा लिखा जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसके लिए लिखेंगे डज नॉट, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का लिखा जाएगा बाबू डज नॉट। फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
तो जाना होता है गो, गो का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो। उल्टे से मीनिंग करते हुए सब्जेक्ट के पास आएंगे। आगरा मिलेगा, लिखेंगे टू आगरा। साथ का मतलब हो जाएगा विथ, मेरे का मतलब हो जाएगा मी, लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। एक सब्जेक्ट सिंगुलर वाला ले लेते हैं जिसमें ई की मात्रा होता है, जैसे साधना मुझे अच्छी तरह नहीं जानती है। साधना मुझे अच्छी तरह नहीं जानती है। ये सेंटेंस कर रहा है, साधना मुझे अच्छी तरह से नहीं जानती है। कौन नहीं जानता है? साधना, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। साधना क्या नहीं करती है? जानती है। ये इसका वर्ब हो जाएगा। बाकी वाला ऑब्जेक्ट होता है, इसको लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्रिया के लास्ट में ई की मात्रा लिखा है, ई की मात्रा लिखा है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और इसका जेंडर जो होगा फेमिनिन जेंडर होगा। साधना के लिए, साधना को हम यस की जगह पे लिखेंगे, मतलब सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, तो साधना के लिए साधना लिखा जाएगा, यस ए डी एच ए एन ए, साधना। सिंगुलर नंबर का है तो हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे हम लोग, डज नॉट, डज नॉट। जानना होता है नो, मतलब KNOW, नो। जानना होता है नो मतलब। साधना डज नॉट नो मी, मुझे के लिए लिख लेंगे यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट मी। अच्छी तरह से होता है उसका मतलब वेरी वेल, फुल स्टॉप। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होंगी कि हमको हेल्पिंग वर्ब डू और डज कब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हम डज कब लगाएंगे? जब क्रिया के लास्ट में आ की मात्रा और ई की मात्रा होगा, और क्रिया के लास्ट में आ और ई की मात्रा होने पे सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और उसका जेंडर मैस्कुलिन और फेमिनिन होता है। अगर आ की मात्रा होगा तो जेंडर मैस्कुलिन होगा और ई की मात्रा होगी तो जेंडर फेमिनिन होगा। इन दोनों के साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज नॉट लगाएंगे। और क्रिया के लास्ट में अगर ए की मात्रा होगा तो उसका जो सब्जेक्ट होगा वह प्लूरल नंबर का होता है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम लोग डज लगाते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पहचानेंगे, समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट वाला डू डज प्लस यस प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका फर्स्ट है, इंट्रोगेटिव वाला इसका फर्स्ट रूल पढ़ते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग पहले निपटा लेते हैं, उसके बाद दूसरे वाले रूल पे चलेंगे। ये कह रहा है कि अगर हिंदी सेंटेंस में अगर किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्टार्टिंग होगा, अगर क्यास होता है तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू और डज लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होता है तो क्या का मतलब नहीं लिखा जाता है। सिंगुलर नंबर होने पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डज, उसके बाद सब्जेक्ट हिंदी सेंटेंस में नहीं लिखा होगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं लिखा होगा तो आगे चलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है और सब्जेक्ट उसका प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब डू लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं लिखा होगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं लिखा होगा तो आगे लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ? इस सेंटेंस लिखा है क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इसकी स्टार्टिंग क्या से हुई है तो इस क्या का मतलब व्हाट नहीं लिखा जाएगा। हम सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब डू और डज लिखेंगे। कौन पढ़ाता है? मैं।
ये सब्जेक्ट हो गया। मैं क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ, ये हो जाएगा इसका वर्ब। बाकी वाला जो होगा उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। अभी हम रूल बताए थे कि अगर जिसके लास्ट में आ की मात्रा होता है वह सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, लेकिन आई के साथ ऐसा नहीं होता है। इसके लास्ट में आ की मात्रा होती है, लेकिन ये इसका एक्सेप्शन होता है। आई हमेशा प्लूरल नंबर का होता है पास्ट, प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस में। तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले डू लिखेंगे। इस क्या का मतलब नहीं लिखा जाता है। किसी भी हिंदी सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर क्या से होती है तो उस क्या का मतलब व्हाट नहीं लिखा जाता है। हम टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का होगा तो सबसे पहले डू लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा तो सबसे पहले डज लिखेंगे। इस सेंटेंस में मैं जो होता है प्लूरल नंबर का है, इसलिए इसके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का लिखेंगे डू। यहाँ लिखते हैं डू। मैं को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे आई। नॉट लिखा है, नॉट मतलब इस सेंटेंस में कहीं नहीं लिखा नहीं है, इसलिए नॉट को हम लोग ड्रॉप कर देंगे, नॉट नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पढ़ाना, पढ़ाना होता है टीच, टीच का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा टीच। अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट लिखा है इसका, तुम्हें अंग्रेजी, तो इसमें ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसमें जान नहीं होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसमें जान होता है। तो पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, इंग्लिश को इंग्लिश लिख लेते हैं, ENGLISH इंग्लिश। तुम्हें के लिए लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में यू, और इससे पहले लगा लेते हैं प्रीपोजिशन टू, लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। अब इसको समझते हैं। कह रहा है कि क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो इसकी स्टार्टिंग क्या से हुई है, तो क्या के हिसाब से हम क्या का मतलब लिखेंगे नहीं, सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से सबसे पहले हम लोग को हेल्पिंग वर्ब डू और डज लिखेंगे। क्रिया के लास्ट में आ की मात्रा है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इससे पहले हम बताए थे, लेकिन आई के साथ ऐसा नहीं होता है। आई इस टेंस में प्लूरल नंबर का होता है, इसलिए इसके लिए हेल्पिंग वर्ब डू लिखेंगे। मैं के लिए लिखेंगे आई। पढ़ाना होता है टीच, टीच का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा टीच। उल्टे से मीनिंग करेंगे, इंग्लिश मिलेगा, इंग्लिश के लिए लिखेंगे इंग्लिश, और तुम्हें के लिए लिखेंगे टू यू। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम पहले लिखेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ पे प्रीपोजिशन टू और फार लिखते हैं हम लोग। टू कब लिखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हमको लिखना पड़ता है, तो अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर पहले लिखेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ पे टू और फार लिखना पड़ता है हमें। कब यहाँ पे टू लिखा जाएगा, कब फार लिखा जाएगा। ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके यहाँ पे मतलब इसके आगे अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो यहाँ पे टू लिखेंगे, का की को लिखा होगा तो भी यहाँ पे टू लिखेंगे, और यहाँ पे के लिए लिखा होगा तो यहाँ पे फार लिखा जाएगा। अगर हम चाहें कि टू और फार हमको नहीं लिखना है, तो टू और फार को हम नहीं भी लिख सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख लेते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे डू आई टीच। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर लेते हैं यू, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में कर लेंगे इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और टू और फार बीच से क्या करेगा, हट जाएगा। मतलब टू और फार का यूज़ तब करेंगे अगर हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखना होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे लास्ट में, तो उससे पहले टू और फार लगाएंगे। टू कब लगाते हैं, जब हिंदी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे का की को लिखा हो या कुछ ना लिखा हो, तब यहाँ पे लिखेंगे टू, और यहाँ पे अगर के लिए लिखा होगा तब यहाँ पे लिखेंगे फार। अब अगला रूल हम देखते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम इसका दूसरा रूल देखते हैं। रूल नंबर 2 कहता है, अगर क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में लिखा होता है तो सबसे पहले उसको पकड़ के हम लोग WH के स्थान पर ले जाते हैं। सबसे पहले WH के जगह पे क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू और डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे। हिंदी सेंटेंस में नॉट लिखा होगा तो नहीं लिखा होगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम कहाँ रहते हो, ये लिखा सेंटेंस। जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा तुम, रहना हो जाएगा हमारा वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है,
ये लिखा है क्वेश्चन वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं WH। अभी मैं बताता हूँ कि WH का मतलब क्या होता है। तो इस सेंटेंस के बीच में लिखा है WH, तो सबसे पहले इसको पकड़ के हम लोग WH की जगह पे लेके जाएंगे। कहाँ का मतलब होता है वेयर। सबसे पहले हम लोग को लिखेंगे वेयर। क्रिया के लास्ट में एक ही मात्रा है तो ये सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का होगा। प्लूरल नंबर का होगा तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट तुम मतलब यू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहना होता है लीव, लीव का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा लीव। लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। एक दूसरा एग्जांपल इसका देखते हैं। मैं तुम्हें डंडे से क्यों पीटता हूँ। क्वेश्चन मार्क। लिखा सेंटेंस कि मैं तुम्हें डंडे से क्यों पीटता हूँ। हिंदी सेंटेंस के बीच में लिखा है क्वेश्चन वर्ड WH। इसको सबसे पहले लिखेंगे, इसका सब्जेक्ट होगा मैं, इसका वर्ब होगा पीटना, तुम्हें डंडे से इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्यों को उठा के WH की जगह पर लेके जाएंगे। तो क्यों का मतलब जैसे लिखा है मैं तुम्हें डंडे से क्यों पीटता हूँ, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड लिख लिया है क्यों। इसको अंडरलाइन कर लेंगे क्वेश्चन वर्ड। पीटना हमारा वर्ब हो जाएगा, मैं हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, तुम्हें डंडे से इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों को सबसे पहले हम लोग WH की जगह पर लिखेंगे। क्यों का मतलब होता है बेटा वाई, ठीक, लिखेंगे वाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो मैं होता है देखने में तो सिंगुलर जैसा होता है लेकिन होता है प्लूरल, इसलिए इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का लिखेंगे डू। लिख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब डू। मैं को आइस की जगह पे लिखेंगे आई। पीटना होता है बेटा बीट, मतलब BEAT बीट। तुम्हें का मतलब हो जाएगा यू। डंडे से का मतलब हो जाएगा विथ स्टिक, विथ स्टिक। फिर लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। ये दो एग्जाम्पल को मैंने समझाया, हमको उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अभी बात रह गई हमको WH को समझाने की, तो मैं अभी इसको WH को भी मेंशन कर देता हूँ कि WH आखिर होता क्या है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, WH को क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। इसकी संख्या 11 होती है, क्वेश्चन वर्ड की संख्या 11 होती है। अगर हम इस क्वेश्चन वर्ड को अगर हम यहाँ पे पढ़ लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये हमें हर टेंस में काम करेगा, ठीक है। अभी मैं उसको मेंशन कर देता हूँ, बता देता हूँ आप लोगों को कि ये WH आखिर होता क्या है। जो क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड ये नंबर में कितना होता है बेटा 11 होता है। जैसे अगर मैं हिंदी में लिखूं क्यों, तो क्यों के लिए लिखा जाता है वाई। अगर लिखूं क्या, तो क्या के लिए लिखा जाता है वाट, WHAT। अगर लिखूं कहाँ, तो कहाँ के लिए लिखा जाता है वेयर। अगर लिखूं कौन, कौन के लिए लिखा जाता है हु। लिखूं किसका, उसके लिए लिखा जाता है हुज। फिर लिखूं किसका, उसके लिए लिखा जाता है whom। कितना 1 2 3 4 5 6। फिर लिखूं कौन सा, कौन सा, कौन सी, कौन से सब आ जाएगा इसमें। इसके लिए लिखा जाता है विच, WHICH विच। कौन सा, कौन सी, कौन से, उसके लिए लिखा जाएगा विच। तो 1 2 3 4 5 6 7। एक होता है क्वेश्चन वर्ड की संख्या कुल 11 होती है। यहाँ पे मैंने उसको मेंशन कर लिया है, इसको आप देख लीजिए। जैसे क्यों लिखा होगा तो क्यों का मतलब लिखेंगे हम वाई। क्या लिखा होगा तो उसका मतलब व्हाट होता है। कहाँ के लिए वेयर लिखा जाता है। कौन के लिए हु लिखा जाता है। किसका के लिए हुज, किसका के लिए होम। कौन सा, कौन सी, कौन से के लिए विच लिखा जाता है।
कब के लिए व्हेन लिखा जाता है, कैसा अगर लिखा होगा तो उसके लिए लिखेंगे हाउ, और कितना कितने कितने लिखा होता है तो उसके लिए लिखते हैं हाउ मच और हाउ मैनी। अगर काउंटेबल नाउन होगा तो उसके लिए हाउ मैनी लिखेंगे, अगर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसके लिए हाउ मच लिखा जाता है। अगर ये 11 वर्ड सेंटेंस के बीच में लिखे होते हैं तो सबसे पहले उसको पकड़ के हम लोग WH के स्थान पर लिखेंगे, उसके बाद टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी बढ़िया से। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।